शाम का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। रघु और गोपाल नाम के दो लकड़हारे अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे हुए जंगल के रास्ते पर चले जा रहे थे। क्यों रे गोपाल, अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी की तलाश करते करते लगता है कि हम जंगल की गहराई तक निकल आए हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हम बहुत अंदर आ गए हैं, सुन लो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। हाँ रे, तू सही कह रहा था, कसम से कहता हूँ। इतनी देर हो गई चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन अभी भी लगता है कि हम जंगल में ही हैं। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों में चमकती हुई सोने जैसी किरणों पर पड़ी। अरे गोपाल, उधर देख, सामने झाड़ियों के पास कोई वस्तु सोने की तरह चमक रही है। देख तो सही। अरे वाह, चलकर जरा देखते हैं, कहीं सोना तो नहीं है। आजा आजा, जल्दी चल। ये सुनकर गोपाल चौंक गया। उसकी आंखों में अचानक लालच की चमक आ गई। आहा, अरे रघु भाई, तुम सही कह रहे हो। क्या पता वहाँ हमें कोई खजाना मिल जाए और देखते ही देखते हम धनवान बन जाए। चलो चलो चलो, देख तो सही, क्या है वो। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए झाड़ियों के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। झाड़ियों के बीच एक सुनहरा बैल खड़ा था। वह बैल दोनों को घूरे जा रहा था। वाह रे गोपाल, देख तो सही, ये तो सोने का बैल है रे। ऐसा बैल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा रघु। सही बताऊं, अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं ये बैल होगा भी कि या फिर नहीं। अगले ही पल वो सुनहरा बैल बिजली की गति से दौड़ा और जंगल की गहराई में उनकी आंखों के सामने ही ओझल हो गया। अचानक हुई इस घटना से रघु और गोपाल दोनों बुरी तरह डर गए। ए गोपाल, भाग 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 यहाँ से। हाय भाग, मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ मालूम होती है। भाग भाग। दोनों डर के मारे अपना लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर पीछे मुड़े और दुम दबाकर वहां से भाग गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद हरिया नाम का एक मेहनती लकड़हारा जंगल के किनारे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी वहां एक दूसरा लकड़हारा आ पहुंचा। अरे हरिया, क्या तुमने सुना? पूरे गांव में चर्चा फैली हुई है कि रघु और गोपाल ने घने जंगल में एक सोने का बैल देखा है। अरे भैया, इस घटना की चर्चा तो कई दिनों से चल रही है, और सही बताऊं, मुझे इस तरह की वाहियात बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। ये सुनकर दूसरा लकड़हारा हंसने लगा। अरे क्यों बेवजह अपने आप को थका रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से लकड़ियां काटते हो, बाजार में बेचते हो, लेकिन धन अपने घर तक तो ले नहीं जा पाते। तभी जमींदार अपना ब्याज लेने आ जाता है और तुम पूरे पैसे उसी को दे देते हो। क्यों? काम किसके लिए कर रहे हो? जमींदार के लिए। तो क्या करूं? कुछ समय पहले जब मेरी पत्नी बीमार हुई थी, तब मेरे पास धन नहीं था। उस समय मैं जमींदार से कर्ज लेकर आया था। तब से उसका कर्ज चुका रहा हूं, लेकिन उसका कर्ज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इतना कहकर हरिया फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा और दूसरा लकड़हारा वहां से चला गया। कुछ देर बाद हरिया लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार चला गया और उन्हें बेचने के लिए खड़ा हो गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भाई हरिया, तुम्हारी लकड़ियों की गुणवत्ता तो काफी अच्छी है। ये बताओ कितने की हैं? भैया, मैं तुम्हें कम कीमत में दे दूंगा। मुझे 10 सिक्के दे दो और लकड़ियां ले जाओ। हाँ, ये लो। ग्राहक ने तुरंत 10 सिक्के हरिया को दे दिए और लकड़ियां लेकर वहां से चला गया। हरिया खुश होकर उन 10 सिक्कों को लेकर अपने घर जाने ही वाला था कि तभी वहां जमींदार आ गया। हाँ, जमींदार है नाम मेरा, पाई पाई वसूल करना काम मेरा।
क्यों रे हरिया, बता। ला, दे दे। आज का मेरा ब्याज मुझे दे दे। ये सुनकर हरिया क्रोधित हो गया। अरे जमींदार, ये क्या करते हो? मैंने तुमसे थोड़ा सा कर्ज लिया था, तब से रोज मेरी मेहनत की कमाई ले जाते हो। लेकिन तुम्हारा कर्ज है कि वही का वही है, कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जमींदार भी क्रोधित हो गया। अरे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता हूँ, लेकिन उस समय तुम ही कह रहे थे पैसे दे दो, मैं ब्याज चुका दूंगा। तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अब चुकाने का समय आया तो नखरे और नौटंकी कर रहे हो। हरिया ने मजबूरी में अपने 10 सिक्कों में से 8 सिक्के जमींदार को दे दिए। जमींदार खुश होता हुआ वहां से चला गया और हरिया के हाथ में केवल 2 सिक्के ही बचे। कुछ देर बाद हरिया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कमला उससे नाराज होकर बोली, तुमसे कहा था कि रसोई में अनाज समाप्त होने की कगार पर है और तुम आज भी खाली हाथ आ गए। हरिया ने चुपचाप 2 सिक्के कमला के हाथ में रख दिए। ये सुनकर कमला क्रोधित हो गई। अब तुम ही बताओ, इन 2 सिक्कों में अनाज लेकर आऊं, सब्जी लेकर आऊं या क्या लेकर आऊं? बताओ। मुझे क्यों बता रहे हो? घर चलाना तुम्हारा काम है। हरिया भी क्रोधित हो गया। एक कमला, तुम मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी तरह जानती हो। मैं जितना भी कमाता हूँ जमींदार सारी रकम छीन कर ले जाता है, और जमींदार से कर्ज भी मैंने तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए ही लिया था, कोई मौज मस्ती के नहीं लिया था। अगले दिन हरिया नाराज होकर अपने घर के बाहर कुल्हाड़ी लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके पड़ोसी भोला चाचा वहां आ गए। अरे हरिया, क्या बात है भाई? आज तू जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया और तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी है? अब तो लकड़ियां काटने का मन ही नहीं करता चाचा। हरिया की ये बात सुनकर भोला चाचा चौंक गए। अरे, क्या बात है बेटा? ये बुझी बुझी सी बातें क्यों कर रहा है? क्या हुआ, बताओ। अब बुझी बुझी बातें नहीं करूंगा तो और कैसी बातें करूं चाचा? दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ, शाम को जमींदार मेरा सारा धन छीन कर ले जाता है। अब बताइए, भला दिन भर मेहनत करने के बाद भी मेरे पास केवल 2 सिक्के बचते हैं। इन 2 सिक्कों से क्या होता है? न जाने कितने दिनों से इन्हीं 2 सिक्कों में अपना घर चला रहा हूँ। अब तो पत्नी भी रोज रोज मुझसे झगड़ा करने लगी है। भोला चाचा गहरी सोच में डूब गए। चलो, कोई बात नहीं, चिंता मत कर बेटा, सबका समय बदलता है, तेरा भी समय जरूर बदलेगा। हाँ, ये सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझ जैसा अभागा संसार में शायद ही कोई होगा। अरे पगले, ऐसा नहीं कहते, खुद को अभागा कभी मत समझना हरिया। मेरा विश्वास है कि तू बड़ा ही तकदीर वाला निकलेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि तेरा समय अभी खराब चल रहा है बेटा, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। तेरे जीवन की भी सुबह जरूर होगी, और देखना, उस दिन यही सारा गांव कहने पर मजबूर हो जाएगा कि हरिया बड़ा ही तकदीर वाला है। बस भोला चाचा, आपकी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिल जाती है और मेरा हौसला बढ़ जाता है। भोला चाचा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और कुछ देर बाद हरिया फिर से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। शाम को जब हरिया वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसकी सास भी वहां मौजूद थी। अरे सासू माँ, आप? बस दोपहर को ही आई हूँ और अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। ये सुनकर हरिया चौंक गया। क्या बात कर रही हैं सासू माँ? ऐसा मत कहिए। अगर कमला चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? हरिया की सास क्रोधित हो गई। वैसे भी तुम करते ही क्या हो? दिन भर लकड़ियां काटते हो और शाम को सारी मजदूरी जमींदार को पकड़ा देते हो। मैं अपनी बेटी को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ, आपकी बेटी जब बीमार हुई थी तो उसके इलाज के लिए मैंने जमींदार से कर्ज लिया था
और आज तक वही कर्ज चुका रहा हूँ। उसमें भी केवल ब्याज चुका पा रहा हूँ, मूल तो चुका ही नहीं पा रहा। ये सुनकर कमला की माँ और भी क्रोधित हो गई। तो तुम इस संसार के पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने किसी से कर्ज लिया हो। बहुत से पति अपनी पत्नियों के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन सही समय पर उसे चुका भी देते हैं। मगर तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते, केवल इतनी ही लकड़ियां काटते हो जो सिर्फ 10 सिक्कों में बिक सके। उनमें से 8 सिक्के जमींदार को दे देते हो और 2 सिक्के मेरी बेटी के हाथ में पकड़ा कर कहते हो घर चलाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम 2 सिक्कों में घर चला सकते हो? मैंने तो सुना था कि पत्नी पति के सुख दुख में साथ देती है। ये सुनकर हरिया की सास और भी क्रोधित हो गई। जब तुम बहुत अधिक धनवान बन जाना तभी मेरी बेटी को लेने आना, उससे पहले अपने ससुराल आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर कमला की माँ ने कमला का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। हरिया की आंखों में आंसू आ गए और वो चारपाई पर बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वो चारपाई पर लेट गया। बुजुर्गों की कहावत बिल्कुल सही है, बुरा समय आने पर परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगले दिन सुबह हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार मेहनत से लकड़ियां काटता रहा। शाम होने पर उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अचानक लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर फेंक दिया। अरे बाजार जाकर क्या करूंगा? इन्हें बेचूंगा तो जमींदार आएगा और ब्याज के नाम पर सारा धन ले जाएगा। घर पर भी अब कोई नहीं है, धन लेकर भी क्या करूंगा? अब मुझे कुछ भी करके जमींदार का पूरा कर्ज चुकाना ही होगा। एक काम करता हूँ, जंगल की गहराई में जाता हूँ और लकड़ियां काटता हूँ। ये विचार मन में आते ही हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की गहराई की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी हरिया की नजर दूर झाड़ियों पर पड़ी, जहां से सुनहरे रंग की किरणें चमक रही थीं। अरे ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों में कोई सोने की वस्तु रखी हुई है जो सोने की किरणों से जगमगा रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। देखता हूँ आखिर वो क्या है। इतना कहकर हरिया धीरे धीरे झाड़ियों के पास जा पहुंचा। जैसे ही वो झाड़ियों के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि एक सोने का बैल खड़ा उसे घूर रहा था। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन हरिया की आंखों में जरा भी भय नहीं था। ओह, इसका मतलब रघु और गोपाल ने जो घटना गांव वालों को बताई थी वो सच थी। बाप रे, सोने के बैल का अस्तित्व सचमुच इस जंगल में है। दादा रे दादा। अगले ही पल वो सोने का बैल जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। हरिया भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। बैल तेजी से जंगल के अंदर भागता रहा, लेकिन हरिया ने अपने कदम नहीं रोके। की वजह से भाग खड़े हुए, लेकिन तुम वास्तव में बड़े ही बहादुर नौजवान हो। तुम सच में बड़े ही तकदीर वाले हो, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मेरा पीछा करने वाला कोई ऐसा तकदीर वाला मनुष्य होगा जो अंदर से नेक और अच्छा होगा। ये सुनकर हरिया चौंक गया। हे भगवान, तो तुम मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर सकते हो? कितनी विचित्र बात है। मुझे मनुष्य की आवाज में बात करते देखकर तुम चौंक गए, लेकिन मुझे सोने का बना हुआ देखकर तुम नहीं चौंके। तुम्हारी आंखों में लालच की परछाई भी नहीं लहराई। सोने का बैल कुछ क्षण तक हरिया को देखता रहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम इस समय गरीबी, तंगहाली और कर्ज से जूझ रहे हो। इतना कहकर सोने के बैल ने अपने खुर से जमीन के एक स्थान पर जोर से चोट मारी। हाँ, इसे खोदो। इसमें से जो निकले उसे ले लो। हरिया चुपचाप उस स्थान पर गया और जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई एक कुल्हाड़ी मिली। ये कुल्हाड़ी साधारण कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि एक जादुई कुल्हाड़ी है। इस कुल्हाड़ी को जिस वृक्ष पर भी चलाओगे, यदि उस वृक्ष के नीचे कोई खजाना दबा होगा,
तो वो वृक्ष स्वयं बता देगा कि उसके नीचे खजाना दबा है। फिर देखते ही देखते तुम धनवान बन जाओगे। इतना कहकर सोने का बैल वहां से जंगल की अंधेरी गहराइयों में गायब हो गया। हरिया उस जादुई कुल्हाड़ी को लेकर चुपचाप अपने घर लौट आया। अगली सुबह हरिया सोकर उठा ही था कि तभी वहां जमींदार आ गया। हाँ हरिया, कल मैं बाजार में तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन तू आया ही नहीं। ला, कोई बात नहीं, ला मेरा ब्याज दे दे। जरूर तू दूसरे गांव में लकड़ियां बेचकर आया होगा। ला भाई ला। कल मैंने लकड़ियां तो काटी थी, लेकिन बेच नहीं पाया, उन्हें जंगल में ही छोड़ आया। और आज मैं तुम्हारा ब्याज दे दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, याद रखना, आज पूरे 18 सिक्के देने पड़ेंगे तुम्हें, समझा? जमींदार नाम है मेरा। पाई पाई वसूल करना काम मेरा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। कुछ देर बाद हरिया जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वहां उसे एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष दिखाई दिया। हरिया ने उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई। अगले ही पल वृक्ष के नीचे से आवाज आई। मेरे नीचे बहुत पुराने समय के एक राजा का खजाना दबा हुआ है, उसे तुम निकाल सकते हो। ये सुनकर हरिया तुरंत उस पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक बक्सा मिला। हरिया ने वो बक्सा खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे, मैं तो सचमुच बहुत ज्यादा धनवान बन गया। ये अब मैं जमींदार का पूरा कर्ज चुका दूंगा। इतना कहकर हरिया कुल्हाड़ी और बक्सा लेकर अपने घर लौट आया। अगली सुबह जमींदार फिर हरिया के घर पहुंचा। अरे हरिया, मैं कल भी बाजार में तेरा इंतजार करता रहा और तू कल भी नहीं आया। जानता है, अब तुझे पूरे 24 सिक्के ब्याज में चुकाने पड़ेंगे। समझा? हरिया तुरंत 2 सोने के सिक्के जमींदार के हाथ में रख देता है। अरे ये लो जमींदार, वैसे तो एक सोने का सिक्का ही तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुका देगा, लेकिन एक सोने का सिक्का मेरी तरफ से भी रख लो। और हाँ, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है और ब्याज भी दे दिया है। अब हमारा और तुम्हारा हिसाब खत्म। सोने के सिक्के देखकर जमींदार चौंक गया। अरे ये बता, तेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मेरे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? तुम्हें तो अपना कर्ज और ब्याज चाहिए था, जो तुम्हें मिल चुका है। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। पाई पाई वसूल करना काम मेरा, निकलो। अरे जाओ तुम। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। जमींदार के जाते ही हरिया तैयार होने लगा। चलो, अब मैं अपनी पत्नी को बुला लाता हूँ। इतना कहते ही हरिया अचानक रुक गया और गहरी सोच में डूब गया। नहीं नहीं नहीं, जो बुरे समय में मेरा साथ छोड़कर चली गई, अब अच्छे समय में उसे बुलाने तो नहीं जाऊंगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। देखते ही देखते हरिया की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। अब हरिया पूरे गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। वो गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। एक दिन जमींदार अपनी हवेली में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका नौकर शामू वहां आ गया। अरे जमींदार जी, क्या हुआ? आप तो हमेशा हंसते हंसते कहते थे, पाई पाई वसूल करना काम मेरा। अब ऐसी पाई पाई वसूली हुई है कि आपकी पूरी चारपाई हिल गई है। आज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अरे बकवास बंद कर। तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। कल तक पूरा गांव मेरा कर्जदार था। हर कोई मुझसे दबकर बात करता था, लेकिन जब से वो हरिया धनवान बना है, उसने सारे गांव वालों का कर्ज चुका दिया है। अब तो गांव में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता।
ये सुनकर शामू हंसने लगा। तभी वहां जमींदार की पत्नी सावित्री आ गई। बस इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो रहे हो? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो गांव वाले कल तक तुम्हारी हवेली के सामने कर्ज लेने के लिए बैठे रहते थे, आज वही लोग हरिया की हवेली में बैठे रहते हैं। और तो और हरिया उनसे कोई ब्याज भी नहीं लेता। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि वो साफ कह देता है, अगर हो जाए तो चुका देना, और अगर ना हो पाए तो मैं उधार दिया हुआ धन माफ कर दूंगा। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जरूर जरूर उसके हाथ कोई ऐसी चीज लग गई है जिससे वो अचानक इतना धनवान बन गया, वरना मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो 2 कौड़ी हारा जो बड़ी मुश्किल से मेरा ब्याज चुका पाता था, इतना धनवान बन सकता है। नहीं नहीं, कोई ना कोई चक्कर जरूर है, जरूर है। शामू गहरी सोच में डूब गया। कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो जमींदार जी। मुझे लगता है हमें हरिया पर नजर रखनी चाहिए। जमींदार ने शामू की ओर देखा। आज जीवन में पहली बार तूने अक्लमंदी की बात कही है शामू। उस दिन से जमींदार और उसका नौकर शामू हरिया पर गहरी नजर रखने लगे। एक दिन दोनों ने देखा कि हरिया घने जंगल में रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई एक कुल्हाड़ी को एक वृक्ष पर मार रहा था। जैसे ही कुल्हाड़ी वृक्ष पर लगी, तभी वृक्ष के अंदर से आवाज आई, मेरे नीचे एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है, उसे तुम निकाल सकते हो। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। ये शामू, तूने कुछ सुना? जमींदार जी, मैंने सब कुछ सुना और देखा भी। आपने वो कुल्हाड़ी नहीं देखी? कैसी रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रही थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी वृक्ष पर मारी, वृक्ष के अंदर से आवाज आने लगी, यहाँ खजाना दबा है, खोद कर निकाल लो भैया। जमींदार गहरी सोच में डूब गया। समझ गया। इसका मतलब ये कुल्हाड़ी जिस वृक्ष पर पड़ती है, अगर उसके नीचे कोई खजाना दबा हो तो वृक्ष खुद बता देता है। इसी वजह से हरिया ससरा इतना अमीर बन गया। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं? सब मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, तो फिर आपको जमींदार किसने बनाया? अरे, हरिया की कुल्हाड़ी चोरी करनी होगी। जमींदार मुस्कुराने लगा। आज जीवन में तूने दूसरी बार अक्लमंदी की बात कही है। शाम को हरिया अपने घर लौट आया और अपनी हवेली में गहरी नींद सो गया। रात के सन्नाटे में चुपके से जमींदार और उसका नौकर श्यामू हरिया की हवेली में घुस गए। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर पहुंचे और हरिया की जादुई कुल्हाड़ी उठा ली। चल शामू, अब ये कुल्हाड़ी हुई मेरी। आराम से चल। इतना कहकर जमींदार और शामू चुपके से हवेली से बाहर निकल गए। अगली सुबह जब हरिया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी जादुई कुल्हाड़ी गायब थी। हरिया ने पूरी हवेली में कुल्हाड़ी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सुबह तो कुल्हाड़ी यही रखी थी, आखिर यहाँ से वो हरिया ने भोला चाचा को सारी घटना बता दी। अरे हरिया बेटा, कल शाम मैंने देखा था कि तेरी हवेली के आसपास जमींदार और उसका नौकर श्यामू टहल रहे थे। इतना कहकर भोला चाचा वहां से चले गए। उधर जमींदार अपने नौकर श्यामू के साथ बैठा हुआ था। आहा, हे श्यामू, अब मेरा तकिया कलाम बदल जाएगा। जमींदार नाम मेरा, धनवान बनना काम मेरा। अब देखना, मैं इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। तभी वहां हरिया आ गया। ओह, तो तुम अब चोर भी बन गए जमींदार। लाओ, सीधी तरह से मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर दो। अब ये तेरी कुल्हाड़ी कैसे हुई? क्या इस कुल्हाड़ी पर तेरा नाम लिखा है? जमींदार, वो दिन हवा हो गए जब तुम्हारा दबदबा पूरे गांव पर चलता था। लाओ, कुल्हाड़ी सीधी तरह से मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप कुल्हाड़ी वापस कर दो।
ये सुनकर जमींदार और श्यामू दोनों चौंक गए। ए जमींदार जी, ये हरिया के तेवर तो बड़े बदले बदले से लग रहे हैं और अब हरिया के साथ पूरे गांव का समर्थन है। अगर हरिया ने बवाल खड़ा कर दिया तो पूरा गांव एकजुट हो जाएगा और आप अकेले पड़ जाएंगे। तो फिर तू ही बता, हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? मैं तो कहता हूँ इस कुल्हाड़ी को लेकर यहाँ से भाग चलते हैं, वो भी जंगल की तरफ। अरे वाह वाह वाह, आज तूने तीसरी बार अकलमंदी की बात की है। इतना कहकर जमींदार हरिया की ओर देखने लगा। हाँ, तो कुल्हाड़ी चाहिए। पहले मुझे और श्यामू को पकड़ कर दिखाओ। रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? जमींदार और श्यामू भागते भागते जंगल की गहराई तक पहुंच गए। अरे अरे श्यामू, बस अब और भागा नहीं जाता। अरे मेरे भी पैर जवाब दे चुके हैं। अरे रे, आउच। जमींदार जी, हरिया इधर ही आ रहा है। अरे आखिर ये हरिया खाता क्या है? अब तू ही बता, क्या करें? श्यामू इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर जंगल में बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। जमींदार जी, सामने एक मंदिर है। एक काम करते हैं, हम दोनों उस मंदिर के अंदर छिप जाते हैं। चलिए। अरे वाह वाह वाह, आज फिर तूने अकलमंदी की बात की है। चल, जल्दी चल। दोनों दौड़ते हुए मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन जैसे ही जमींदार और श्यामू अंदर पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर दोनों चौंक गए। एक सोने का बैल खड़ा उन्हें घूर रहा था। नहीं जमींदार जी, ये तो वही सोने का बैल है। तभी हरिया भी मंदिर के अंदर पहुंच गया। अरे ये तो यहाँ तक आ गया, अब क्या करें? जमींदार जी, हरिया बहुत अच्छा इंसान है। अगर इससे बचना है तो हमें अपनी ढाल इस सोने के बैल को बनाना होगा। मतलब ये कि हमें हरिया से कहना होगा कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो हम इस सोने के बैल को नुकसान पहुंचा देंगे। आज तूने बस बस, आगे मत बोलना। जल्दी से हरिया को यहाँ से भगाओ, चलो। जमींदार क्रोधित होकर हरिया की ओर मुड़ा। यहाँ से चले जाओ हरिया, नहीं तो मैं इस सोने के बैल को मार डालूंगा। ए जमींदार, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना और वो कुल्हाड़ी चुपचाप मुझे दे दो। मैं कह रहा हूँ, कुल्हाड़ी मुझे दे दो। लेकिन जमींदार सोने के बैल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने प्रहार करने की कोशिश की, हरिया तुरंत आगे बढ़ा और वह वार अपने ऊपर झेल लिया। अगले ही पल मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। सोने का बैल रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। अरे रे रे, अरे श्यामू, ये तो इस राज्य के राजा हुकुम सिंह है। राजा हुकुम सिंह ने क्रोधित अवस्था में जमींदार और श्यामू की ओर देखा। हाँ, और तुम दोनों की बकवास मैं काफी समय से सुन रहा हूँ। वो कुल्हाड़ी सीधी तरह से हमारे हवाले कर दो। लाओ। जमींदार डर गया और कांपते हाथों से कुल्हाड़ी राजा हुकुम सिंह को दे दी। राजा हुकुम सिंह ने वो कुल्हाड़ी हरिया को देते हुए कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, लो। लेकिन महाराज, आप सोने के बैल से राजा कैसे बन गए? मैं ही राजा हुकुम सिंह हूँ। कुछ समय पहले हमें पता चला कि इस मंदिर में एक जादुई कुल्हाड़ी है। हम उसे पाने के लालच में यहाँ पहुंचे और हमने उसे हासिल भी कर लिया। लेकिन तभी इस मंदिर के देवता ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि इस कुल्हाड़ी को वहीं रख दो जहां से इसे निकाला है, क्योंकि ये कुल्हाड़ी केवल उसी मनुष्य के लिए है जो लालच से मुक्त हो। लेकिन मेरा मन सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ था। देवता ने कहा कि यदि मैं इस कुल्हाड़ी का उपयोग करूंगा तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी
और श्रापित होकर सोने के बैल में बदल गया। राजा हुकुम सिंह कुछ क्षण तक शांत रहे, फिर बोले, फिर मंदिर के देवता ने कहा कि जब तक कोई सच्चा और नेक मनुष्य इस कुल्हाड़ी का सही उपयोग नहीं करेगा और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और आज तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, इसी कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो गया। ये सुनकर हरिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर जमींदार और श्यामू डरते हुए राजा हुकुम सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज, हमसे भी गलती हो गई। राजा हुकुम सिंह ने क्रोध भरी नजरों से दोनों को देखा। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, और याद रखना, अगर आज के बाद तुमने कोई भी गलत काम किया तो मैं तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। निकलो यहाँ से। ये सुनते ही जमींदार और श्यामू डर के मारे वहां से भाग गए। हरिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राजमहल ले जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद राजा हुकुम सिंह हरिया को अपने राजमहल ले गए। महल के अंदर पहुंचते ही राजा की सुंदर पुत्री राजकुमारी पद्मा अपने पिता को देखकर दौड़ती हुई आई। पिताजी, मुझे तो लगता था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। राजा हुकुम सिंह ने पूरी घटना राजकुमारी पद्मा को बताई। फिर उन्होंने हरिया की ओर देखा। हरिया, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं और तुम्हें इस राज्य का राजा बनाना चाहते हैं। ये सुनकर हरिया थोड़ा झिझक गया। लेकिन महाराज, मैं तो पहले से विवाहित हूँ। राजा हुकुम सिंह मुस्कुराए। तो क्या हुआ, राजा महाराजा अक्सर एक से अधिक विवाह करते हैं, इसमें क्या समस्या है? कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में धूमधाम से हरिया और राजकुमारी पद्मा का विवाह संपन्न हुआ। हरिया अब इस राज्य का नया राजा बन गया। राजा बनने के बाद हरिया ने अपनी पहली पत्नी कमला को भी महल बुलाया। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब मैं बहुत धनवान बन जाऊं तभी तुम्हें लेने आऊं। अब मैं इस राज्य का राजा बन गया हूँ, लेकिन याद रखना, अब मेरी एक और पत्नी भी है। कोई बात नहीं, मैं अपना सारा जीवन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए बिताऊंगी और अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हरिया ने न्याय और दया के साथ पूरे राज्य पर